चलो दोस्तों, आज हम लोग यथार्थवाद यानी रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो रियलिज्म के बारे में पढ़ें उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो रियलिज्म कल्पनाओं की बजाय यथार्थ यानी रियलिटी पर भरोसा करता है। पहली चीज़, इसका मानना है कि आप कल्पनाओं की बजाय रियलिटी में जिए। फिर इसके कुछ मूल विचार हैं, उनको समझ लेते हैं। मूल विचार कौन कौन से हैं? तो बेसिकली ये सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। जो रियलिस्ट है तो मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जो मानव स्वभाव का जो कॉन्सेप्ट है ये हॉब्स से लिया गया है कि जो मानव है स्वभाव है वो बुरा होता है, वो शक्ति प्रेमी होता है और मनुष्य के अंदर हमेशा शक्ति की लालसा बनी रहती है और वह तब खत्म होती है जब वह स्वयं खत्म हो जाता है। फिर इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो विवेक से या रीजन से संचालित होती है, जहां पर स्वहित यानी कि राष्ट्रहित यानी नेशनल इंटरेस्ट प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक पामर स्टीन करके थिंकर है, पामर स्टीन वो कहते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ये स्थायी रहता है। तो नेशनल इंटरेस्ट स्थायी रहता है, जो देश है उनकी विदेश नीति बदलती रहती है। तो शुरू में हमने देखा था कि जो चाइना और रसिया कभी एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे। आगे चल के हमने देखा है कि 1962 के युद्ध के बाद और अन्य जगह चाइना और रसिया आपस में बहुत ज़्यादा उनसे बनती नहीं थी। फिर आज जो पहले यूएसए और पाकिस्तान कभी सदाबहार फ्रेंड हुआ करते थे, आज उतनी उनकी बनती नहीं। चाइना और यूएसए जो कभी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हुआ करते थे 1972 के बाद, आज उनमें वो संबंध नहीं रह गया है। तो नेशनल इंटरेस्ट स्थायी होते हैं, लोगों की नीड्स बदलती रहती है। तो ऐसा पामस्टीन कहते हैं कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता है। कोई चीज अगर परमानेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट है। तो अगर यूएसए का इंटरेस्ट पहले चाइना के साथ जाने में था तो चाइना के साथ था, अब उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है भारत के साथ जाने में है तो भारत के साथ आता है। फिर एक अन्य मूल विचार है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पावर पॉलिटिक्स है, या ये स्ट्रगल फॉर पावर है, शक्ति के लिए संघर्ष है। और बेसिकली ये शारीरिक शक्ति, जिसे हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं, वो हम कह सकते हैं कि सारी मिलिट्री पावर की बात करते हैं। फिर अन्य जगह इनको जैसे देखेंगे तो ये इनका मानना है कि अराजकता विद्यमान है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अराजकता विद्यमान है। ये बिलियर्ड बॉल मॉडल का समर्थन करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक कठोर सेल की तरह होता है और उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, और प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु होता है और वो अपने निर्णय लेने में सक्षम रहता है। फिर एक अन्य जो इसका महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें राष्ट्र या नेशन जो होते हैं ये मेन एक्टर होते हैं, नेशन मेन एक्टर होते हैं। और ये जो रियलिस्ट हैं ये इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रूल्स को ये कोरी कल्पना मानते हैं, और ये अस्तित्व के रक्षण के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। और इनका मानना है कि जो नैतिकता होती है ये सापेक्ष होती है। जो नैतिकता है, जिसे उदारवादियों ने या आदर्शवादियों ने यूनिवर्सल बताया था, उसे ये नैतिकता को सापेक्ष बताते हैं। तो पहले जो नैतिकता होती थी, अगर सामंत गली से गुजर रहा है तो आपको उसके सामने झुकना पड़ता था, वो नैतिकता हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान के समय में सामंत या जमींदार आपके सामने से निकल जाए तो आप उनको भाव तक नहीं देते हैं, या अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री के सामने झुकना नैतिकता हो गई है, या आप ना भी झुके फिर भी उसमें कुछ अनैतिक नहीं है। तो ये बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि नैतिकता सापेक्ष होती है, जॉर्ज केनन करके एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेट थे यूएसए के, वो देते हैं। फिर यथार्थवाद में अगर आपको चीजें याद करनी है तो 3 यस को इसमें याद रखिएगा। 3 यस। तो पहला है स्टेट्स। तो इसमें जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वो मेन एक्टर होते हैं। दूसरा सर्वाइवल। तो जैसे हॉब्स कहता है ना कि स्टेट ऑफ नेचर इज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जो कि सभी के खिलाफ सभी का युद्ध है। तो उसमें हर व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और चूंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति के पास
शक्ति है हर, और स्टेट ऑफ नेचर कैसी स्टेट है जहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत है। तो सेल्फ हेल्प जरूरी है। तो राज्य को अपनी राज्य की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, भारत की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, भारत को स्वयं की मदद करनी पड़ेगी। तो चलिए अब रिलीजन को पढ़ते हैं। मुख्य धारा के सिद्धांतों में यथार्थवाद और उदारवाद को शामिल किया जाता है। तो ये मेन स्ट्रीम थ्योरी है, मेन स्ट्रीम थ्योरी है ये। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों की आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विभाजित अनुशासन के रूप में देखा। 1945 के बाद यथार्थवाद व उदारवाद के बीच इसके अकादमिक अध्ययन के विषय में बहस प्रारंभ हुई। इसे पहली महान बहस कहा जाता है। तो रियलिज्म और या लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म के बीच एक फर्स्ट ग्रेट डिबेट हुई थी, हमने पढ़ भी रखा है उसको। क्विंसी राइट, यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों शब्दों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इनका प्रयोग अकाल्पनिक यानी यथार्थवाद और अल्पकालिक और दीर्घकालिक आदर्शवाद नीतियों में अंतर दिखाने के लिए किया जा सकता है। तो जो अल्पकालिक नीतियां होती हैं वो यथार्थ पर, रियलिटी पर बेस्ड होती हैं, और जो दीर्घकालीन नीतियां होती हैं वो आइडियलिज्म पर बेस्ड होती हैं। आदर्शवाद की मान्यताओं की प्रक्रिया के रूप में यथार्थवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनपा। इसके द्वारा आदर्शवाद का खंडन किया गया। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक व्याख्या करते हैं कि राज्य वास्तव में व्यवहार कैसे करते हैं। तो इनका जो मेन फोकस है कि राज्य आपस में व्यवहार कैसे करते हैं, राज्य वास्तव में उनका बिहेवियर कैसा होता है। यथार्थवाद के मुख्य बिंदु है राज्य अहमवाद या संघर्ष। तो स्टेट इगोइज्म एंड कन्फ्लिक्ट। जैसे एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में ईगो होता है, इस प्रकार राष्ट्र में भी ईगो होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट को रन कौन करता है? लोग ही तो रन करते हैं। तो ये बात है। राज्य शिल्प और राष्ट्रीय हित यानी स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट। तो हमने देखा था कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है और स्टेट क्राफ्ट कैसे की जाए उस पर भी इसमें फोकस किया जाता है। ध्रुवीयता, स्थायित्व और शक्ति संतुलन, पोलैरिटी, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, इसका महत्वपूर्ण फोकस है रियलिज्म का। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता और इसके निहितार्थ, इंटरनेशनल एनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता है, एनार्की है, यानी कोई एक दादा नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो चीजों को कंट्रोल कर सके। एनार्की है, कोई कैसा भी कुछ भी व्यवहार कर सकता है, कोई भी राष्ट्र किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए तंत्र है। तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, या इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, उस पर इसका फोकस रहता है। अराजकता मुख्यतः 3 कारणों, तनाव, संघर्ष, युद्ध की और प्रवृत्ति होती है। इसकी 3 प्रवृत्तियां हैं। पहला, स्वयं सहायता यानी सेल्फ हेल्प। राज्य का प्रमुख उद्देश्य स्वयं की सहायता करना होता है। इसके लिए वे दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं कर सकते। तो भारत को अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है तो उसे अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। वो अमेरिका या रूस पर निर्भर नहीं हो सकता। केनेथ वाल्टज, सेल्फ हेल्प, स्व सहायता अराजकता की संरचना की कार्यवाही का सिद्धांत का आवश्यक सिद्धांत है। तो जो एनार्की है, तो हमने देखा था कि जो क्लासिकल रियलिस्ट है वो एनार्की को मानते हैं, मानव स्वभाव के कारण एनार्की है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है या जो नियो रियलिस्ट है, जिनमें केनेथ वाल्ट है, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी कि वो एनार्की का कारण स्ट्रक्चर को मानते हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण अराजकता आती है। तो जो केनेथ वाल्ट है वो क्या कहते हैं कि जो स्व सहायता है, सेल्फ हेल्प, अराजकता की संरचना की कार्यवाही का आवश्यक सिद्धांत है। सेल्फ हेल्प इज नेसेसरी प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। सुरक्षा दुविधा, सिक्योरिटी डिलेमा। तो राज्यों के बीच संबंध हमेशा अनिश्चिततापूर्ण, संदेहपूर्ण बने रहते हैं, जिसे सुरक्षा दुविधा कहा जाता है। तो सिक्योरिटी डिलेमा रहता है कि अगर भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो चीन अपने आप थोड़ा सा अचंभित हो जाएगा, या चीन थोड़ा सा आशंकित हो जाएगा और अपनी शक्ति बढ़ाता रहेगा। चीन बढ़ाएगा तो भारत बढ़ाएगा। इस प्रकार ये जो सिक्योरिटी डिलेमा है ये हमेशा चलता रहेगा। सापेक्ष लाभ, रिलेटिव गेन। इसमें रिलेटिव गेन की बात की जाती है। भारत और चीन का अगर युद्ध हुआ तो रिलेटिवली गेन क्या होगा, ये बात। शक्ति संतुलन तथा युद्ध और शांति की संभावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर काम कर रही महाशक्तियों, ग्रेट पावर की संख्या। तो ग्रेट पावर जो शक्तियां हैं कितनी है, अगर बहुत ज्यादा है तब तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कोई कहीं से बीच में कूद पड़ा, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लिमिटेड पावर है। अगर बैलेंस ऑफ पावर को आपको स्टेब्लिश करना है तो कम से कम 5-6 पावर ही मेन पावर होने चाहिए। E.H. कार ब्रिटेन ने अपनी पुस्तक 20 ईयर क्राइसिस 1919 to 1939 में यथार्थवाद और आदर्शवाद में अंतर किया। यथार्थवादी विचारक तो पुरातन जो क्लासिकल रियलिस्ट है उसमें थ्योसाइडाइडस है, सुनजू है, फिर कौटिल्य है, मैकियावेली है, हॉब्स है, रूसो है।
तो रूसो की द स्टेट ऑफ वार जो कि 1755 में बुक आती है, वो महत्वपूर्ण थी। फिर क्लाउज़विट्ज़ हैं, ये ऑन वार इनकी पुस्तक है, 1827 में आती है। आधुनिक जो क्लासिकल विचारक हैं वो है मार्गन थेओ, E.H. कार, नेबुर, स्पाइकमैन, जॉर्ज केनन, हेनरी किसिंजर, जॉर्ज स्वाजरनबर्गर, फिर क्विंसी राइट, फ्रेडरिक सुमैन, अर्नोल्ड वुल्फर्स, ब्रुक्स एंड बोहलफोर्थ। ये क्या कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ध्रुवीय स्थिति ने शक्ति संतुलन को निष्क्रिय कर दिया। तो 1991 के बाद जो यूएसए की पोजीशन हो गई है, जिसने यूनिपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश कर दिया है, जहां पर केवल एक ही महाशक्ति है, उससे जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो कहीं ना कहीं वो निष्क्रिय हो गया। जॉन हॉब्सन ने यथार्थवाद की कथित सार्वभौमिकता को विश्व राजनीति की व्यापक यूरोसेंट्रिक धारणा के आधार पर चुनौती दी है कि अगर आप यथार्थवाद को कह रहे हैं कि ये सार्वभौमिक है या ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो यूरोप है वही महान है। आप एक प्रकार की यूरोसेंट्रिक विचारधारा को धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टॉक बर्चिल के अनुसार यथार्थवाद एक निराशाजनक सैद्धांतिक परंपरा, स्टॉक बर्चिल यथार्थवाद को एक निराशाजनक सैद्धांतिक परंपरा मानते हैं। यथार्थवादियों के मुख्य विचार, तो इनका मानना है कि विवेक राजनीति का मार्गदर्शक है तथा विवेक संगत कार्य है स्वहितों की पूर्ति, तो सेल्फ इंटरेस्ट की या नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति ही जो विवेक संगत कार्य है, रीजनेबल काम है। मानव स्वभाव से स्वार्थी व हिंसक होता है अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध, शक्ति और सुरक्षा आवश्यक तत्व है। राष्ट्रों के मध्य विद्रोह व संघर्ष स्थायी है, सर्वव्यापक संघर्ष शाश्वत है, न कि आकस्मिक है। फिर शक्ति की होड़ अंतर्राष्ट्रीय कानून या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार स्ट्रगल फॉर पावर चलता है, उसको अपन इंटरनेशनल कानून बना के नहीं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि यूएनओ का चार्टर तो बना हुआ है, लेकिन क्या शक्ति की होड़ रुक पाई है? नहीं रुक पाई है। शक्ति संतुलन को स्वपक्ष में झुकाने की होड़ रहती है। तो लोगों को लगता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, जैसे अगर अमेरिका क्या चाहेगा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है मेरी तरफ झुका रहे, मैं एक नेता बना रहूं, तो यही बात है। यथार्थवाद की शक्ति राजनीति एंड पावर पॉलिटिक्स यथार्थवाद का प्रमुख केंद्र। तो शक्ति राजनीति एंड पावर पॉलिटिक्स यथार्थवाद की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। शक्ति प्राकृतिक व अनिवार्य तत्व है, शक्ति राजनीतिक का पर्याय है तथा पूरा ध्यान सैन्य शक्ति पर इसमें दिया जाता है। मिलिट्री पावर पर या शारीरिक पावर पर इस पर फोकस किया जाता है। मार्गन थेओ शक्ति साधन व साध दोनों है। मार्गन थेओ जो कि महत्वपूर्ण क्लासिकल रियलिस्ट है, वो क्या बोलता है कि शक्ति क्या है? शक्ति अपने आप में टूल भी है और अपने आप में एंड गोल भी है। एरिक कॉफमैन ने राज्य के 3 लक्ष्य बताए हैं, शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन। तो आप तो पहले शक्ति को एक्युमुलेट कीजिए, फिर शक्ति का प्रोलिफरेशन कीजिए, शक्ति का प्रसार कीजिए और शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, आप दिखाइए भी। तो जो मिलिट्री परेड होती है, जो भारत में जब स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो वहां पर झांकियां निकाली जाती हैं और शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब तक आप शक्ति को दिखाएंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारे दांत हैं केवल दिखाने के नहीं है, काटने के भी हैं। मार्गन थेओ राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इसका अंतिम उद्देश्य जो भी हो, लेकिन इसका तत्कालिक उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है। तो पावर क्या है? स्ट्रगल फॉर, राजनीति क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर है। इसका अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेट गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो इमीडिएट गोल होता है वो सत्ता को प्राप्त करना होता है, इसे बनाए रखना होता है और इसे प्रदर्शित करने के तरीकों का निर्धारित करना होता है। डॉनेली शक्ति राजनीति का सिद्धांत 2 मुख्य मान्यताओं पर आधारित है। पहला अहमवाद यानी इगोइज्म, मानव स्वभाव की परिभाषित विशेषता है ये, और दूसरा है राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के संदर्भ में संचालित होती है, जिसमें संप्रभु राज्यों के ऊपर कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं होती है जिससे उनको संचालित व अनुशासित किया जा सके। राष्ट्रीय हित तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु नेशनल इंटरेस्ट होता है। थॉमसन क्या बोलते हैं कि राज्यों के न स्थायी मित्र होते हैं, न स्थायी शत्रु होते हैं, हित संरक्षण ही एकमात्र स्थायी मित्र होता है। नैतिकता सापेक्ष होती है, नैतिकता न साधन है न साध्य है। तो नैतिकता पर जॉर्ज केनन क्या कहते हैं कि नैतिकता सापेक्षवाद या सापेक्ष यथार्थवाद की संकल्पना देते हैं। नैतिकता निरपेक्ष नहीं होती है। पहले जमाने में नैतिकता कुछ और थी, आज के जमाने में नैतिकता कुछ और है। मार्गन थेओ ट्रांसडेंटल रियलिज्म की बात करते हैं, सर्वातीत यथार्थवाद की बात करते हैं, अर्थात राष्ट्र हितों के सामने कोई नैतिक सिद्धांत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण नैतिकता क्या है? अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए अगर आपको वियतनाम पर हमला भी करना पड़े तो आप करेंगे, उसके लिए आपको युद्ध करना पड़े तो आप करेंगे, यही सबसे बड़ी नैतिकता। शांति, संयोग,
विश्व सरकार जैसी बातें कोरी कल्पना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य कर्ता एक्टर्स राज्य व राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? सुरक्षा व अस्तित्व यानी सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, अर्थात प्रत्येक देश का उद्देश्य स्वयं को जीवित रखना है। शांति की रक्षा के उपाय तो शक्ति के समुचित प्रबंधन का माध्यम शक्ति संतुलन है यानी बैलेंस ऑफ पावर है, फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कूटनीति है और गठबंधन है। निष्कर्षतः यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है यानी एनार्की है, कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो सभी चीजों को कंट्रोल कर सके। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। राज्यों का मुख्य लक्ष्य है सुरक्षा व अस्तित्व स्थापना, अस्तित्व को बनाए रखना। शक्ति के लिए जरूरी है शक्ति संतुलन, कूटनीतिक संधियां व समझौते। यथार्थवादी 3 एस पर बल देते हैं, 3 एलिमेंट ऑफ रिलीजन। पहला है स्टेटिज्म यानी स्टेट यहाँ पर मेन एक्टर होते हैं। दूसरा सर्वाइवल, तो हर जो देश है वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहता है। और सेल्फ हेल्प यानी कि हर व्यक्ति को या हर राज्य को अपनी स्वयं की रक्षा करनी होगी, कोई दूसरा उसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। राज्य केंद्रित अवधारणा यानी स्टेटिज्म, इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। अतः राजनीति में राज्य मुख्य कर्ता होते हैं तथा अन्य कर्ता कम महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य की संप्रभुता एक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय का संकेत जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता है। सर्वाइवल, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अस्तित्व को बनाए रखना, वह राज्य के नेतृत्व का सर्वोच्च राष्ट्रीय हित। इनके लिए आर्थिक समृद्धि गौण लक्ष्य है, तो जो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी है वो सेकेंडरी है। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या सर्वाइवल को मेंटेन करना वो पहला है। हेनरी किसिंजर, उनकी बुक है डिप्लोमेसी, यथार्थवादी हैं ये, रियलिस्ट हैं। निक्सन के विदेश सचिव थे ये, निक्सन के विदेश सचिव थे। हेनरी किसिंजर, एक राष्ट्र का अस्तित्व उसकी पहली और अंतिम जिम्मेदारी है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। तो अगर राष्ट्र का सर्वाइवल ही नहीं इंश्योर हो पाया, अगर अफगानिस्तान खत्म ही हो गया तो क्या आर्थिक स्वतंत्रता, क्या कुछ, फिर तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा ना ही इसे जोखिम में डाला जा सकता। सेल्फ हेल्प क्या है? तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी राज्य दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं हो सकता। अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए भारत ना तो अमेरिका पे ना यूएसआर पर निर्भर हो सकता है, उसे स्वयं अपनी मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए राज्य शक्ति को बढ़ाता है, हथियारों का संरक्षण करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है यानी एनार्की, जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का वो एनार्किकल है। सह अस्तित्व केवल शक्ति संतुलन द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। तो अगर बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, भारत और चाइना अभी क्यों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं? चाइना भारत पे हमला क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? क्योंकि भारत के पास बैलेंस ऑफ पावर है। भारत बैलेंस ऑफ बेसिकली टेरर है, पावर तो ठीक टेरर है, भारत के पास भी न्यूक्लियर बम है। तो इसलिए भारत और चाइना के बीच बैलेंस ऑफ पावर हालांकि अब असंतुलित हो रहा है, क्योंकि जो चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बैलेंस ऑफ टेरर है या एक लिमिट तो है दोनों देशों के बीच। मीर साइमर, ये भी रियलिस्ट है, ये न्यू रियलिस्ट है। राज्य शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खुद के अस्तित्व को सबसे शक्तिशाली बनाकर ही स्थापित किया जा सकता है। तो राज्य क्या है? शक्ति को अधिक से अधिक शक्ति इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खुद के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हम खुद को जितना ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा सर्वाइवल इंश्योर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो कि अराजकतावादी हैं, स्वयं सहायता ही कार्यवाही का मुख्य सिद्धांत है। इस बात से मीर साइमर भी सहमत है। तो यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। तो पहला है शक्ति संतुलन, थ्योरी ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर। तो इसमें जो सिद्धांत है कि जो बेसिकली 5 से 6 शक्तियां रहेंगी, बेसिकली ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है और ये 1850 के बाद जो 1914 तक की स्थिति थी, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लागू होता था। यूरोप में बेसिकली 5 से 6 पावर हुआ करती थी और हर पावर एक दूसरे को बैलेंस कर दिया करती थी, या जो 5-6 पावर थी, अगर कोई भी पावर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती थी तो 2-3 पावर मिलके, 2-3 देश मिलके तीसरे को काइंड ऑफ आउट बैलेंस कर दिया करती थी, तो पावर मेंटेन हो जाया करती थी। तो यही है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। भय का संतुलन स्टीफन वाल्ट बोलते हैं। तो शीत युद्ध में यूरोपीय देशों का यूएसए व यूएसएसआर के साथ ध्रुवीकरण का कारण भय का संतुलन है। क्योंकि अगर जो लोगों को ये लगा कि अगर हम यूएसएसआर के साथ नहीं जाएंगे, या जो लिबरल कंट्रीज थी उनको लगा कि अगर हम लोग यूएसए के साथ नहीं जाएंगे तो हमारे हित प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं। भय का संतुलन या भय संतुलन का सिद्धांत के प्रणेता स्टीफन वाल्ट हैं। यह शक्ति संतुलन का रूपांतरण है। राज्य तभी संतुलन चाहेगा जब उसे अस्तित्व का भय हो।
तो अगर हम यूएसए या यूएसआर कैंप में नहीं आएंगे तो हो सकता है कि जो यूएसए है या अन्य देश है हम पर आक्रमण कर दें। तो कम से कम एक क्लब में रहो, जिससे कि अगर कोई हमला करता है तो कम से कम जो बड़ा नेता है हमारी रक्षा तो कर सके। बढ़ते भय के साथ कुछ कमजोर राज्य पिछलग्गू भी बन जाते हैं। सुरक्षा दुविधा या सुरक्षा का उभय पास यानी सिक्योरिटी डिलेमा थ्योरी, तो ये जॉर्ज एच हर्ज की है, जर्मनी के हैं ये। तो इन्होंने स्पाइरल थ्योरी दी है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य दौर बढ़ाते हैं, वही भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना। इससे दूसरे राज्य दुविधा में पड़ जाते हैं, अतः वो भी शक्ति होड़ में शामिल हो जाते हैं और यह चक्र चलता रहता, निरंतर चलता रहता। प्रधान स्थिरता सिद्धांत ये रॉबर्ट गिल्पिन का है। हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सभी पक्षों और शक्तिशाली राज्यों की प्रधानता हेजेमनी, शक्ति संतुलन की श्रेष्ठता है। तो जब तक यूएसए हेजेमनिक पोजीशन में था, यानी कि उसकी जो हेजेमनी थी यूनिपोलर वर्ल्ड में 1990 के बाद इतनी ज्यादा थी कि कोई भी देश उसको या देशों का संघ उसको संतुलित नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा यूएसए पावरफुल हो गया था। तो एक ऑर्डर बना रहता था, वो एक मुखिया था, वो एक नियंत्रण करता था कि मतलब कोई भी अगर कुछ करेगा तो सबसे पहले यूएसए रिस्पॉन्ड करेगा और सबक सिखाएगा सबको, अगर किसी ने व्यवस्था को भंग करने का काम किया तो। वो ग्लोबल मास्टर की तरह सबको ट्रीट करता था या सबको नियंत्रित करने का काम करता था। फिर शक्ति संक्रमण सिद्धांत यानी पावर ट्रांजिशन थ्योरी, तो इसमें क्या है कि वर्तमान में यूएसए के प्रभुत्व को चीन भारत चुनौती दे रहे हैं, इसलिए अमेरिका इसमें सामंजस्य स्थापित कर रहा है। तो हमने देखा है कि शुरू में फ्रांस आगे था, फ्रांस को बाद ब्रिटेन आगे हो गया, ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो शक्ति लूज कर दी तो यूएसए आ गया। अब यूएसए को चीन और भारत जैसे देश प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसमें जो सबसे मुखिया है वो चाइना है। तो चाइना अब अपना शेयर मांग रहा है। अब इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, क्यों? क्योंकि अब अगर यूएसए किसी एक व्यवस्था का मालिक बना बैठा है तो वो उसको छोड़ेगा थोड़ी, और चाइना उस पर कब्जा करना चाह रहा है, उस कुर्सी पर। तो दोनों के बीच संघर्ष तो होने ही वाला है। ये रियलिस्टों का विचारधारा है। यथार्थवाद के रूप में क्लासिकल रियलिज्म, शास्त्रीय यथार्थवाद, ये 20वीं सदी तक रहा अप टू 20th सेंचुरी। और मॉडर्न जो लिबरलिज्म है, आधुनिक यथार्थवाद, यह महान बहस प्रस्थान बिंदु के रूप में, तो जब से ग्रेट डिबेट शुरू होती है तब से मॉडर्न लिबरलिज्म को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल या नियो लिबरलिज्म, संरचनात्मक या नव यथार्थवाद, ये 1979 के बाद सामने आया। तो यह केनेथ वाल्टेज की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से उभरा। यथार्थवाद में हम जो रियलिज्म है उसमें हम 3 फेस देख सकते हैं। पहला क्लासिकल लिबरलिज्म, तो ये केनेथ बाल्ट से मर्गेंथाउ के यथार्थवाद को परंपरागत यथार्थवाद कहा। तो केनेथ बाल्ट ने जो मर्गेंथाउ का यथार्थवाद है उसे क्लासिकल रियलिज्म कहा है। फिर नव यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद इसे कहा जा सकता है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा जा सकता है। और न्यू क्लासिकल, तो यहाँ पर अब क्लासिकल को और न्यू दोनों को मिला के एक नया सिद्धांत बनाया गया है जिसे नियो क्लासिकल कहा जाता है। उत्तर नव यथार्थवाद, यहाँ पर वालफोर्स, फरीद जकारिया जैसे थिंकर महत्वपूर्ण है, और ये घरेलू राजनीति को महत्वपूर्ण मानते हैं, किसी भी देश की विदेश नीति या उसके विदेशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे उसको निर्धारित करने में। तो यथार्थवाद का जो प्रकार है और विशेषण की इकाइयां, तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है या क्लासिकल रियलिज्म है, वहां पर हम लोग जो एनालिसिस ऑफ यूनिट है वो क्या है, राज्य है। हम लोग राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य को एज यूनिट देखते हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है। नव यथार्थवाद में सिस्टमैटिक लेवल एनालिसिस होता है, यहाँ पर सिस्टम का एनालिसिस होता है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है। और नव शास्त्रीय यथार्थवाद में डोमेस्टिक लेवल का एनालिसिस होता है कि आपकी घरेलू राजनीति कैसे विदेश नीति को प्रभावित कर रही। तो अब महत्वपूर्ण विचारक को देखते हैं, जैसे थ्योसिडाइडस, तो इनकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, इनका विचार क्या था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए अंतहीन संघर्ष है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर इंटेलेक्चुअली द्वारा संचालित है, जिसकी जड़ें मानव स्वभाव से हैं। तो मानव स्वभाव के कारण जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी पावर स्ट्रगल के रूप में उभरी है। न्याय कानून समाज का कोई स्थान नहीं है, तो न्याय और कानून का समाज में कोई स्थान नहीं है। इनका संदर्भ क्या है, ये यूनानी जो ग्रीक सिटी स्टेट थे उनके सिस्टम पर ये बात कर रहे थे। इनका जो पर्सपेक्टिव था हालांकि उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं था या इंटरनेशनल नहीं था। मैकियावेली, पुस्तक का क्या नाम है, द प्रिंस, तो ये पॉलिटिकल रियलिज्म की बात करता है कि मानता है कि सिद्धांत नीतियों के अधीन है, एक राज्य के
नेता का अंतिम कौशल विश्व राजनीति में बदलते राजनीतिक और सत्ता विन्यास को स्वीकार करना और उसके अनुकूल होना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि विश्व में जो पॉलिटिक्स है कैसे चल रही है और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, उस हिसाब से अपने आपको एडजस्ट करना है। आपके पास शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। ये इटली सिटी स्टेट के बारे में इसमें दिया गया है। फिर हॉब्स, तो हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन और कॉमनवेल्थ ऑफ द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, एस्लेसियास्टिक एंड सिविल, ये पूरी उस पुस्तक का नाम है। तो मनुष्य में सत्ता के लिए अतिरिक्त लालसा होती है। ये जो व्यक्ति है वो पावर चाहता है, उसके अंदर इंडलेस डिजायर होती है। प्राकृतिक अवस्था में जीवन जो विश्व में राजनीति की स्थिति है के समान है। तो प्राकृतिक अवस्था में कैसा जीवन था, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। तो यही बात है, अराजकता, भय व हिंसक मौत की चिंता हमेशा बनी रहती है। ये ब्रिटिश गृह युद्ध की यहाँ पर बात की गई थी। रूसो स्टेट ऑफ वार इनकी पुस्तक है। ये मानव स्वभाव नहीं, तो रूसो क्या कहता है कि मानव स्वभाव या ह्यूमन नेचर कल्प्रिट नहीं है, दोषी नहीं है, बल्कि जो अराजकता है, अराजक व्यवस्था जो इंटरनेशनल रिलेशन की है, उसके कारण जो भय, ईर्ष्या, संदेह और असुरक्षा होती है और जो उसको बढ़ती है, उसके कारण ये सब हो रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर बन गई है और यूरोपियन स्टेट सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया था। फिर मॉर्गन थेओ की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन। इसको पूरी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूरी पुस्तक पूछ ली जाती है कि पॉलिटिक्स एमंग नेशन कोलन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 में बुक आती है। तो यथार्थवाद का इसमें कौन सा प्रकार था, 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिज्म। तो ये यथार्थवाद का 20वीं सदी वाला क्लासिकल रियलिज्म था। एक क्लासिकल रियलिज्म हमने देखा है कि जो थ्योसाइडाइडस और सुनजू और कॉटिलेज के विचारों में, मैकियावेली के विचारों में, ये 20th सेंचुरी का रियलिज्म था। इसमें ह्यूमन नेचर पर फोकस किया गया था। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या था, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करता है, उस पर इसकी बात की गई थी। विचार क्या है कि राजनीति उन कानूनों से संचालित होती है जो मानव स्वभाव द्वारा बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हितों के माध्यम से समझा जा सकता है जो शक्ति के रूप में परिभाषित है। संदर्भ क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की शुरुआत, तो एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर। केनेथ वाल्टज, तो इनकी पुस्तक क्या नाम, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में आती है और ये स्ट्रक्चरल रिलीजन या न्यू रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये स्ट्रक्चर को, इंटरनेशनल सिस्टम को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसके कारण एनार्की है। अराजकता स्वसहायता के तर्क की ओर ले जाती है। अराजकता हमें, एनार्की हमें सेल्फ हेल्प की तरफ ले ही जाती है। फिर जिससे राज्य अपनी सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। तो अब स्टेट सिक्योरिटी को अपनी मैक्सिमाइज करना चाहता है, ना कि अपनी मिलिट्री को या अपनी शक्ति को, जैसा कि मीरसाइमर बोलते हैं। शक्ति संतुलन बार बार बदलता रहता है और ये कोल्ड वॉर और एंड ऑफ कोल्ड वॉर की घटना है। फिर मीरसाइमर ने ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, सन 2001 में आई थी। ये आक्रामक रिलीजन यानी ऑफेंसिव रिलीजन की ये बात करते हैं, ऑफेंसिव रिलीजन। और जो केनेथ वाल्ट का था ये डिफेंसिव रिलीजन था। अराजकता व स्वसहायता यानी सेल्फ हेल्प प्रणाली राज्यों को अपनी सापेक्ष शक्ति को अधिकतम करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि वे कभी भी अन्य राज्यों के इरादों के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते। तो जो अराजकता है और सेल्फ हेल्प की जो प्रणाली है, उसके कारण राज्य अपनी शक्ति को सापेक्ष रूप से बढ़ाना चाहते हैं, रिलेटिवली बढ़ाना चाहते हैं। ये कोल्ड वॉर की स्थिति है। फरीद जकारिया फ्रॉम वेल्थ टू पावर, ये 1998 में बुक आती है, फ्रॉम वेल्थ टू पावर। ये नियो क्लासिकल रिलीजम के फादर कहे जाते हैं या उनके प्रणेता कहे जाते हैं। जो संरचनात्मक यथार्थवाद द्वारा प्रदत्त राजनीति का ढांचा अपूर्ण है, इसे इकाई स्तर के रूप में बेहतर ढांचे की आवश्यकता है, जैसे शक्ति को कैसे धारण किया जाए, नेतृत्व का प्रयोग कैसे किया जाए। ये पोस्ट कोल्ड वॉर की घटना है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की घटना है। फिर ग्रीको स्टीफन डी क्रासनर, ये सॉवरेनिटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, 1999 में बुक आती है। तार्किक वैकल्पिक यथार्थवाद यानी लॉजिकल अल्टरनेटिव रियलिज्म का ये कॉन्सेप्ट देते हैं। तो यद्यपि सापेक्षित यानी रिलेटिव गेन्स को प्राप्त करने की समस्या के लिए संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये इन पर कम ही जोर देते हैं। तो ये इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, इनका मानना है कि अगर रिलेटिवली हमको चीज़ों को रिलेटिवली फायदा लेना है तो ये आवश्यक है, लेकिन उनके महत्व पर ये कम ही जोर देते हैं। तार्किक वैकल्पिक यथार्थवादी सिद्धांतकार अत्याधुनिक सामाजिक सिद्धांत की पद्धति, विज्ञान और मैथोलॉजीज का परीक्षण करने के लिए खेल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग आगे चल के गेम थ्योरी पढ़ेंगे, उसको ये प्रतिपादित करते हैं, उसको देने का प्रयास करते हैं। अब थ्योसाइडाइडस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये ग्रीक इतिहासकार व दार्शनिक था। शास्त्रीय यथार्थवाद यानी क्लासिकल रिलीजम का प्रथम प्रणेता है ये। थ्योसाइडाइडस को
यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। बुक का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ये 431 से 404 के बीच की घटना है। एथेंस और स्पार्टा के मध्य युद्ध का वर्णन शक्ति राजनीति के रूप में किया इन्होंने। एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध है उसका वर्णन उन्होंने पावर पॉलिटिक्स के रूप में किया। एथेंस की बढ़ती शक्ति के भय की आशंका और असुरक्षा के कारण एथेंस पर स्पार्टा ने युद्ध हमला कर दिया, जिसका मुख्य कारण शक्ति संतुलन का बिगड़ना था। तो एथेंस ने स्पार्टा पर क्यों हमला किया? क्योंकि शक्ति संतुलन बिगड़ रहा था। थ्यूसाइडाइडस पेलोपोनेशियन वार का कारण था एथेंस की शक्ति का विकास तथा वह भय जो उसके कारण स्पार्टा में पैदा हुआ। तो एक तो शक्ति संतुलन, तो एथेंस ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब एथेंस ने, जैसे भारत ने अगर अपनी शक्ति बढ़ा ली तो पाकिस्तान आशंकित हो जाएगा ना उस भय से, उस शक्ति के भय से। तो इसलिए युद्ध हुआ, अर्थात शक्ति संतुलन का बिगड़ना ये कारण था। अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन अभी भी बरकरार है। जो दोनों के पास मिसाइलें वगैरह हैं, उसके कारण शक्ति संतुलन बरकरार है। मिलेनियम डायलॉग का वर्णन, तो मिलेनियम संवाद एथेंस व मिलेनिया की मध्य वार्ता हुई थी। इससे स्पष्ट हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि शक्ति का महत्व होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नैतिकता इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मायने नहीं रखती है, आपके पास शक्ति कितनी है वो मायने रखती है। तो अगर यूएसए बोलेगा, कोई अनैतिक बात भी बोलेगा, तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए की लोग मानते हैं, ये बात है। थ्यूसाइडाइडस ट्रैप, तो थ्यूसाइडाइडस ट्रैप प्राकृतिक अपरिहार्य विघटन को संदर्भित करता है, जो तब बनता है जब एक बढ़ती शक्ति का सत्ता ऋण शक्ति को विस्थापित करने की धमकी देता है। तो जो थ्यूसाइडाइडस ट्रैप है, तो फॉर एग्जांपल अब जो यूएसए है, जो एक एस्टेब्लिश्ड पावर है, जिसकी हेजमनी थोड़ा बहुत अभी इरोड हुई है, अब चाइना उसको आउट बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है या उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन है थ्यूसाइडाइडस ट्रैप, जब एक जो स्थापित कंट्री होती है और दूसरी जो प्रोग्रेसिव कंट्री होती है, वो जब बढ़ने का प्रयास करती है, फॉर एग्जांपल इस केस में चाइना, तो आपस में संघर्ष निश्चित होता है। ये है थ्यूसाइडाइडस ट्रैप, कि जब एक स्थापित शक्ति दूसरी प्रोग्रेसिव शक्ति के साथ संपर्क में आती है, तो उनके बीच जो संघर्ष है वो होना निश्चित है। सुन त्जू चीन का इतिहासकार, रणनीतिकार था। इसकी बुक का क्या नाम था? द आर्ट ऑफ वार। मैकियावेली इटली का विद्वान, बुक का क्या नाम था? द प्रिंस। 1532 में आती है, मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। और इसमें राजा को सलाह दी गई है किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो राजा को क्या है पर फोकस करना चाहिए, व्हाट इज पर फोकस करना चाहिए, ना कि व्हाट ऑट टू बी पर। राजनीति में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट सर्वोच्च होते हैं, नैतिकता यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है। तो मैकियावेली ने राजा को दोहरी नैतिकता अपनाने की सलाह दी है, डुअल मोरलिटी, डुअल मोरल स्टैंडर्ड। तो राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड होगा, ये इंटरनल होगा, ये व्यक्तिगत नैतिकता है। हमने जब मैकियावेली को पढ़ा था तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्यक्ति जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन कर सकता है, या व्यक्ति को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता के लिए क्या कर सकता है, वो अपने हित को या अपने परिवार के हित को दांव पे लगा सकता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया था। लेकिन आप मतलब जो राज्य की नैतिकता है या जो स्टेटमैन की नैतिकता है, राजा की नैतिकता है, वो उसमें आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नैतिकता के लिए आप किसी अपने देश का संकट में नहीं डाल सकते हैं। तो नेहरू जी अपने जो विजन था, अपना जो उनका आइडियलिस्ट अप्रोच थी, उसके कारण उन्होंने चाइना को कम तरह का, और जो भारत का इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज कर दिया, या जो उन्होंने कश्मीर पर इंटरनेशनल फोरम में उसको ले गए, वहां पर भी वो थोड़ा सा अपनी नैतिकता को उन्होंने ऊपर रखा, और उसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है अन्य देशों के साथ संबंधों के लिए। तो एक्सटर्नल जो रिलेशन है वहां पर सार्वजनिक नैतिकता की आवश्यकता होती है। तो नैतिक मूल्यों को महत्व नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को आप महत्व दीजिए। तो नेशनल इंटरेस्ट को आप महत्व दीजिए, नैतिक मूल्य पीछे हो सकते हैं। राजा को नैतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिकता का केवल दिखावा करना चाहिए। तो हमने देखा था कि राजा को रिलीजियस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ये देखना, मतलब हो ना हो वो अलग मैटर है। ऐसा नहीं है कि नैतिकता हो ही ना राजा के अंदर नैतिकता हो सकती है। हमने देखा भी था कि जो मैकियावेली का राजा है वो अपने आप में एक नैतिक व्यक्ति है, लेकिन अगर वो नैतिक नहीं भी है, फिर भी उसे दिखावा करना चाहिए नैतिकता का। यह मानव स्वभाव का निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर को प्रस्तुत करता है। फिर हॉब्स, ये ब्रिटिश विद्वान है, सामाजिक समझौतावादी हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? लेवियाथन।
ये 1651 में आती है। फिर मानव का स्वभाव निराशावादी दृष्टिकोण देते हैं, ये मानव स्वभाव का निराशावादी दृष्टिकोण देते हैं। मानव का स्वभाव स्वार्थी, एकांकी, झगड़ालू, पाशविक व छोटा होता है, यानी सोलैरिटी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट होता है। राज्य के पूर्व की स्थिति यानी प्राकृतिक अवस्था थी जो कि अराजकता पर आधारित थी, इसकी लाठी उसकी भैंस थी, माइट इज राइट थी वाली स्थिति थी। व्यक्ति की मुख्य चिंता क्या थी? अस्तित्व को बनाए रखना। प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता था। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसके व्यवहार को नियंत्रित कर सके। तो कोई भी शक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती है, आप सर्वे सर्वा थे कुल मिला के। फिर स्वतंत्र विषय के बाद, तो जब अब जो अभी तक क्या था, हॉब्स तक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो स्वतंत्र विषय नहीं थी, ऑटोनॉमस डिसिप्लिन नहीं था। उसे हमने देखा था शुरू में जब हमने पढ़ा था, ये इतिहास के एज अ ब्रांच की तरह पढ़ाई जाती थी, क्योंकि इसमें भी युद्धों का डेट वगैरह या युद्धों का वर्णन होता है, संधियों का वर्णन होता है, तो इसे क्या किया जाता था? एज अ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जब से ये विषय स्वतंत्र हो गया, तब से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं उसको इसमें देखने का प्रयास होगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थिंकर हैं E.H. कार हैं, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं। इनकी पुस्तक का नाम है 20 ईयर क्राइसिस 1919 टू 1939। आदर्शवाद की मूल मान्यताओं को चुनौती दी गई। आदर्शवाद को यूटोपियन समाज कहा गया। शक्तिशाली और गैर शक्तिशाली राज्यों के मध्य संघर्षों के यथार्थवादी तरीके से समझाया जा सकता है। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 की आलोचना की गई, क्योंकि आदर्शवाद ने सिद्धांत आदर्शों पर अधिक बल दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संभव नहीं है। कार ने यथार्थवाद और कल्पनावाद यानी आदर्शवाद के विभाजन को 3 रूपों में परिभाषित किया, जो कि मैकियावेलियन यथार्थवाद से उपजा है। पहला, इतिहास कारण और परिणाम का एक क्रम है। तो इतिहास क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट का एक क्रम है। इतिहास में कोई घटना होती है, उसका कोई कारण होता है और उसका कुछ इफेक्ट होता है। 1857 की जो क्रांति हुई, उसका कोई कॉज था, उसके कुछ इफेक्ट हुए। तो ये बात है। सिद्धांत से व्यवहार नहीं बनता, बल्कि व्यवहार से सिद्धांत बनता है। थ्योरी से व्यवहार नहीं बनता, बल्कि आपके व्यवहार से सिद्धांत बनेगा। राजनीतिक नैतिकता का कार्य नहीं है, राजनीति नैतिकता का कार्य नहीं है। तो ये मोरालिटी का विषय नहीं है। राजनीति अपने आप में एक अलग विषय है, इसको आप इथिक्स से मत जोड़िए। E.H. कार, राज्यों द्वारा शक्ति का अनुसरण राष्ट्र हितों को बढ़ावा देने में किया जाता है। राज्यों द्वारा शक्ति का अनुसरण राष्ट्र हितों को बढ़ावा देने में किया जाता है। यह वह प्रसंग था जो बाद में राष्ट्र की विदेश नीति के लक्ष्य के रूप में बृहत्तर रूप में परिभाषित हुआ, लेकिन राजनीतिक शक्ति के रूप में विशेषता इसका अर्थ सिर्फ यथार्थवादियों ने ही समझा। E.H. कार, विश्व के राष्ट्र राज्य अपने आशावादी आकार यानी ऑप्टिमल साइज की खोज करने में एकता व अनेकता के उपद्रवी काल से गुजरेंगे। इस प्रक्रिया में संप्रभुता की अवधारणा आज से भी ज्यादा अस्पष्ट तथा धुंधली बन जाएगी। तो यही है ग्लोबलाइजेशन का जो ये रहा कि संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है कितना ज्यादा धुंधला हो चुका। E.H. कार के अनुसार यथार्थवाद, जैसे आदर्शवादी कहते हैं, दुष्ट आंदोलनकर्ताओं के दिमागों में बसा भ्रम मात्र नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि ये यथार्थवाद, जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं, दुष्ट आंदोलनकर्ताओं के दिमाग में बसा भ्रम मात्र नहीं है, ये उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है।